बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, आलमी सतह पर जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग की सूरत हाल है और जिस तरह पाकिस्तान की कोशिशों के बाद जंग बंदी हुई और जंग बंदी के बाद सीज़ फायर को बरकरार रखा गया, उस सूरत हाल पर यकीनी तौर पर हम आपको अपडेट करते चले आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त तक जो सूरत हाल है उसका तजिया कुछ इस तरह किया जा सकता है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो एक गर्म जंग थी, जो बमबारी की जा रही थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कोशिशों के बाद और इसको कहना चाहिए कि कामयाब सफारती कोशिशों के बाद जंग बंदी और सीज़ फायर की सूरत में न सिर्फ मौजूद है बल्कि बरकरार है। और इसी का जिक्र वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज काबीना के इजलास में भी किया और इस इजलास में उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उसके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और उसके साथ एक और अहम शख्सियत है अमन अमल में जिन्होंने अहम किरदार अदा किया, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी जिक्र किया। इसके साथ साथ यकीनी तौर पर वज़ारत ख़ारजा की आप टीम को ले लें, वज़ारत इत्तलात की टीम को ले लें, ये तमाम जो आप कह सकते हैं कि हुकूमती सतह पर टीमें काम कर रही थी, उन्होंने भी शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहिरा किया। ये दुरुस्त है कि इस वक्त जो गर्म जंग है वो ख़त्म हो चुकी है, जो बमबारी थी वो रुक चुकी हुई है, जो मिसाइल फेंके जा रहे थे उनका सिलसिला रुका हुआ है। ये एक अच्छी खबर है और अच्छी खबर की मज़ीद आप इसको एक्सटेंशन कह लें, वो ये है कि मज़ीद फ़िलहाल जो अब तक के शवाहिद हैं उसके मुताबिक हमें दोबारा जंग शुरू होती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि इसके मुकाबले में इस वक्त तक जो जंग है वो एक सर्द जंग की सूरत में और एक आप कहें कि समुद्री नाकाबंदी की सूरत में अपनी जगह पर मौजूद है। ये उसका एक आप बुरा पहलू कह सकते हैं, एक खौफनाक पहलू कह सकते हैं, ख़ास तौर पर जब हम इक़्तिसादी सूरत हाल को देखते हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी जिस चीज़ की काबीना के इजलास में ख़ास तौर पर निशानदेही की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जंग से पहले एक हफ़्ते का बिल $30 करोड़ था। वो तवानाई की इम्पोर्ट के हवाले से, तेल की दरामद के हवाले से बात कर रहे थे और जो अब बढ़कर $80 करोड़ तक पहुंच रहा है। यकीनी तौर पर इसकी वजह से जो मुआशी चैलेंजेस है उनका भी सामना है। अगर चीनी मुआशी चैलेंजेस में पाकिस्तान ने एक बड़ा कर्ज जो है वो भी वापस किया है सऊदी अरब की मदद से, और इसके साथ ही जो इस वक्त तक मौजूदा हमारे जो इशारे हैं वो तमाम के तमाम बेहतर जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें ये भी देखना है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और आने वाले दिनों में वर्ल्ड बैंक की तरफ से हमें ये एक ख़तरनाक किस्म की इतलात और तज्ज़ियात मिल रहे हैं कि तेल की कीमतों में और तवानाई की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो सकता है। आज भी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो तेल की कीमत है वो $117 फ़ी बैरल तक पहुंची और इसके नतीजे में यकीनी तौर पर सारी दुनिया में एक महंगाई का और कसाद बाज़ारी का जो एक तूफ़ान बर्पा हो सकता है वो आपके सामने है, क्योंकि हम पाकिस्तानी इस वक्त उसके नतीजे में एक महंगाई की लहर को बर्दाश्त कर रहे हैं। इसके साथ ही ये ख़तरा भी ज़ाहिर किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक की तरफ से ही कि ये कीमतें 2026 में मज़ीद 24% तक बढ़ सकती हैं। यकीनी तौर पर यह एक अलार्मिंग सिचुएशन है और जब इस किस्म की सूरत हाल का सामना होगा तो पाकिस्तान को भी मज़ीद सख्त फैसले करने पड़ सकते हैं। इस वक्त तक हमें ये लग रहा है कि अमेरिका अपनी जंग को गर्म जंग की बजाय एक सर्द जंग के तौर पर आगे बढ़ाना चाह रहा है। वो आज की तमाम तर जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो खिताब है उसके मुताबिक वो चाह रहे हैं कि अपनी बहरी नाकाबंदी को एक तवील मुद्दत तक आगे ले जा सकें, उसको बढ़ा सकें। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि आपने हुर्मुज़ जो है, एक तरफ ईरान ने पहले से बंद कर रखी 28 फरवरी को जब हमला हुआ उसके बाद से, और जब सीज़ फायर हुआ तो उसके बाद अमेरिका ने भी इसकी एक तरह से नाकाबंदी कर दी। ईरान के जितने साहिल हैं और जहाँ से वो ट्रेड कर सकता है उसके ऊपर एक आप कहें कि एक लेयर लगा दी गई, एक रोक लगा दी गई। अब ये एक डबल किस्म की नाकाबंदी जो है यकीनी तौर पर ये तेल की बरामद को, तेल का जो हसूल है दुनिया के लिए उसको मुश्किल से मुश्किल तरीन बना रही है और हमारे लिए ये एक संजीदा सूरत हाल है। इस वक्त भी आज भी
जो बयानात सामने आए हैं उनके मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप, उनका ये कहना है कि ईरान अपने मामला ठीक नहीं कर पा रहा, उसके लिए बेहतर है कि वो जल्द दानिशमंदी का मुजाहिरा करे। दूसरी तरफ ईरान ने सालिसों को बताया है कि जो नई और नजर शानी शुदा तजावीज़ हैं उन पर मुशावरत के लिए चंद दिन दरकार हैं, और उसके जवाब में वही फैसला है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ईरान अपने खिलाफ तवील मुद्दती नाकाबंदी के लिए जो है वो अमेरिका की तरफ से इंटीमेट किया जा रहा है कि वो तैयार रहे एक लंबी नाकाबंदी के लिए। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये फैसले क्या होने जा रहे हैं, और ख़ासतौर पर जब हम जो सारी सूरत हाल है इसमें वो तजियाकार क्या कहते हैं, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले अपने जो पैनलिस्ट हैं उनका तारुफ आप करवाना चाह रहा हूँ। बहुत ही मशकूर हूँ डॉक्टर हसन फारूक मशवानी का, आप सीनियर तजियाकार हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इसके साथ ही चूँकि हम बात कर रहे हैं मीशत के हवाले से, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, डॉक्टर जासिम अनवर का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन भी ज्वाइन कर रहे हैं। और सबसे पहले डॉक्टर हसन फारूक आपकी तरफ आना चाहूँगा। जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, हम इस पर जो है फ़ख्र महसूस कर सकते हैं कि हमने एक जंग को इस वक्त रोका हुआ है, सीज़ फायर अब तक बरकरार है, लेकिन जंग एक और नई सूरत में, एक नाकाबंदी की सूरत में मौजूद है जिसके माशी असरात सामने आ रहे हैं। आपको ईरान और अमेरिका के दरमियान मामला किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? पाकिस्तान जो अभी तक अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए है उसके बारे में क्या कहते हैं? ये मजीद कितनी नतीजा खेज होंगी? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे पाकिस्तान के नेशनल टेलीविज़न पे एक इंटरनेशनल और बहुत ही सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात करने का मौका फराहम किया। सबसे पहले तो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसमें जितनी लीडरशिप है, ख्वाह वो सिविलियन लीडरशिप है या मिलिट्री लीडरशिप है, और पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने दिन रात काम किया। उन्होंने जिस तरह इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के अंदर जो है अपना रोल प्ले किया, और जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं, देखिए ये जो जंग है ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दरमियान, ये कोई 28 फरवरी से शुरू नहीं हुई, ये कोई 47 इयर्स की जो है ना आपस में मिसट्रस्ट है और सैंक्शंस हैं और एक दूसरे के खिलाफ एक राइवलरी है। और पाकिस्तान को मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक स्किल्स हैं, यहाँ में प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हों, आर्मी चीफ जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब हों, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स हों, फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन सब ने जिस तरह से इस पूरे सिचुएशन में अपना पॉजिटिव रोल प्ले किया और प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी जो है उससे काम लिया, तो मैं ये समझता हूं कि हालिया तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। दूसरी तरफ अगर आप ईरान और सऊदी अरब जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है इसको आप देखते हैं, तो देखिए इस वक्त की जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है आजकल की दुनिया में, वो है जियो टेक्नोमिक्स की। एक तरफ आपकी जियो पॉलिटिक्स है, दूसरी तरफ आपकी इकोनॉमिक्स है, और थर्ड टाइप पे आपकी टेक्नोलॉजी है। तो दिस इज द अमलगमेशन ऑफ ऑल दीज थ्री सिग्निफिकेंट प्लेयर्स कि आपकी एक तरफ जो जियो पॉलिटिक्स है, तो आपको पता है कि ग्लोबल स्टेज के ऊपर जो मिडिल ईस्ट है, और फिर अगर हम मजीद इसको फोकस कर लेते हैं अपने रडार को, तो उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट इन द जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड। ये आप कह सकते हैं, इसमें कोई किसी किस्म की कोई डाउट नहीं है। तो एक बात हो गई। अच्छा, दूसरी सिचुएशन ये है कि ये दुनिया की जो एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर इसका एक बहुत बड़ा रोल है, और डिफरेंट स्टडीज हैं, लेकिन इस चीज पे कंसेंसस है कि मिनिमम दुनिया की जो एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन है उसका 20% यहां से गुजरता है। कुछ केसेस में तो 30 तक भी बात जाती है कि जी यहां से जो ऑयल एंड गैस और दूसरी इससे एसोसिएटेड जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, तो वो 30% तक जो है ना वो दुनिया की यहां से रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो ये इकोनॉमिक्स का पूरा इसमें एक आप कह सकते हैं कि मैकेनिज्म इसके साथ कनेक्टेड है। द थर्ड थिंग इज टेक्नोलॉजी। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया का इस वक्त अभी भी वो दुनिया का मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है। पर्टिकुलरली अगर आप उनकी मिलिट्री इंडस्ट्री को देखते हैं,
ख्वाह वो लॉकहीड मार्टिन हो या दूसरे जितने भी बड़े बड़े उनके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के जितने बड़े बड़े वो फैक्ट्रीज हैं, तो आप देख लें कि वो पूरी दुनिया में उनका एक पूरा एक आप उनकी एक पूरी अजारादारी है। अगर मैं आपको सिर्फ लॉकहीड मार्टिन की बताऊं तो वो एनुअली उनको 900 टू 1000 फाइटर जेट्स की जो है ना डिमांड आती है। एक तरफ तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरी तरफ जो ईरान है उसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन ईरान ने, मैं ये समझता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स को फॉर द फर्स्ट टाइम एसिमेट्रिक वॉरफेयर स्ट्रेटजी जो है उसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स को फ्रस्ट्रेट करने में ईरान भी कामयाब हुआ है। किसी हद तक ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से सीज फायर की अनाउंसमेंट है, फिर उसमें यूनिलेटरली उसमें एक्सटेंशन है, फिर उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब रोजाना जिस किस्म के बयानात देते हैं, तो ये सारी वो चीजें हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पहली दफा किसी ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर में, जहां यूनाइटेड स्टेट्स के F-35 जेट्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, दूसरी तरफ ईरान ने बहुत छोटे छोटे बोट्स, उनके ड्रोन्स, रॉकेट्स, मिसाइल और बहुत ही आप कह सकते हैं कि ये सिचुएशन बिल्कुल वाज़ेह है कि अमेरिका क्या हासिल कर सका, क्या नहीं हासिल कर सका। ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो वहाँ पे रजीम चेंज नहीं कर सका, वो मौजूदा हुकूमत को घुटनों पर नहीं ला सका, वो आबनाए हुर्मस खुलवाना चाहता था, वो नहीं खुलवा सका। लेकिन मसला अब तो आगे का है, इनके दरमियान पैचअप के इम्कानात क्या हैं? असल सवाल जो पूछा जा रहा है वो ये है इस वक्त। जी, आपने ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने किया। देखिए, पाकिस्तान जो है वो इस वक्त अपनी पूरी एफर्ट कर रहा है, लेकिन मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि जब तक दूसरे, देखिए अबनाए हरमुज जो है ये इट्स नॉट ओनली अबाउट ईरान एंड द सऊदी द यूनाइटेड स्टेट्स, इसके अंदर एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट प्लेयर जो है वो चाइना भी है। चाइना की यहां से ट्रांसपोर्टेशन होती है, इवन हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया का भी यहाँ पे वो है, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूं कि जब तक ग्रेट पावर्स जो हैं वो भी आकर टेबल पे नहीं बैठती और वो भी अपना मीडिएशन के अंदर अपना जो है ना वेट पुट अप नहीं करती, तो यूनाइटेड स्टेट्स को मैं समझता हूं कि प्रेशर में लेके आना। और दूसरी तरफ देखें, ईरान और चाइना और रशिया ये भी आपस में बहुत डीपली इंटरकनेक्टेड हैं। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की एफर्ट्स तो बहुत शानदार हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रही है, पाकिस्तानी एफर्ट्स को बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है। लेकिन साथ में ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए चाइना और रशिया अपना रोल किसी हद तक प्ले करते आए हैं, इनको फ्रंट फुट पे आना होगा, इनको यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बैठ के बात करनी होगी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब नेक्स्ट मंथ जो है वो चाइना, उनका जो विजिट है वो एक्सपेक्टेड है, तो वहां पे भी आप मुझे बताएं कि अगर ये सारी वॉर सिचुएशन चल रही हो और जो एनर्जी सप्लाईज ऑफ चाइना है वो मिडिल ईस्ट से जो है ना वो डिसरप्टेड हो, तो क्या टेबल टॉक होगी वहां पे, क्या निगोशिएशन होगी। तो मैं ये समझता हूं कि ग्रेट पावर्स को भी अब आगे आना होगा और उनको अपना रोल प्ले करना होगा। यहाँ पे एक और बड़ी तमाम पूरी दुनिया को अपना किरदार इसमें अदा करना चाहिए, जो भी जंग बंदी के लिए कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर जंग बढ़ाने के लिए अगर कोई किरदार अदा करता है तो वो नहीं होना चाहिए। मैं डॉक्टर शहसन अनवर की तरफ जाने से पहले जरा ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, क्या इस वक्त जो है जंग की सूरत हाल आप देख रहे हैं? एक तजिया जो मैंने शुरू में यहाँ पर अर्ज की वो ये है कि बज़ाहिर बमबारी रुक चुकी, एक गर्म जंग जो थी वो ख़त्म हो चुकी, लेकिन अभी एक सर्द जंग जारी है नाकाबंदी की सूरत में और मुआशी इस्लाह जो पाबंदियाँ लग रही हैं, जो रुकावटें उनकी सूरत में। ये जंग किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है आपको अब? जी बहुत शुक्रिया। ज़ाहिरन तो स्टेलमेट है, ज़ाहिरन तो तातुल है, एक सीज फायर चल रहा है और सीज फायर की कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। वो तो चल अच्छी बात है, पाकिस्तान ने दोनों दफा सीज फायर करवाया। अगर पाकिस्तान के एफर्ट से सीज फायर ना हुआ होता तो अंदाजा कर लें कि आज क्या हालत होती। तो दुनिया पाकिस्तान की इसलिए भी मशहूर है कि हम मीडिएशन तो कर ही रहे हैं, हमने सीज फायर भी करवाया, सीज फायर कोई और मुल्क कराने की पोजीशन में नहीं था। अभी इस वक्त जो स्टेलमेट है, इस स्टेलमेट में दोनों ईरान और अमेरिका ये अपने अपने तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स को यूज कर रहे हैं। अमेरिका आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी करके और ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी करके ईरान पे प्रेशर डालना चाह रहा है कि जी उसकी टर्म्स पे मुज़ाकरात हों, स्पेशली जो उनका जौहरी प्रोग्राम है। अदरवाइज ईरान के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी जब उनकी जब बंदरगाहों की नाकाबंदी होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अमेरिका के ऊपर इस जंग की वजह से बहुत प्रेशर है
उनके अंदर डोमेस्टिक प्रेशर बहुत है, इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत है। ये सिर्फ दो जब मुल्कों की जंग की बात नहीं है। दुनिया की मईशत इस वक्त बहुत तेजी से जो है वो गिरावट की तरफ है। आप देखें तेल की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर रही हैं, एनर्जी क्राइसिस है, फूड सिक्योरिटी के इशू बहुत सीरियस आ रहे हैं। तो दुनिया के बहुत सारे ममालिक, ऑलमोस्ट सारी दुनिया इस जंग से बुरी तरीके से मुतासर हो रही है। वो भी अमेरिका के ऊपर प्रेशर है। फिर आप मुल्क के अंदर देखें, अमेरिकी सदर के ऊपर कितना प्रेशर है, उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत नीचे चला गया है। तो अमेरिका खुद भी इस जंग को इस हालत में जारी नहीं रखने की पोजीशन में कि आप जिस तरीके से पहले बॉम्बिंग कर रहे थे ईरान के ऊपर इनडिस्क्रिमिनेटली, तो फिलहाल उन्होंने ये तरीका अपनाया कि ईरान को पिंच करने के लिए उनकी नाकाबंदी रखें। जैसे भी आपने बताया कि उनकी तरफ सिग्नल जाए कि लंबे अरसे तक नाकाबंदी की जाए, शायद इससे ईरान जो है उनकी टर्म्स के ऊपर आ जाए। मेरे नहीं ख्याल ये होने वाला है। ईरानियंस ने जो रेजिलियंस शो किया है इन द फेस ऑफ हैवी बम्बार्डमेंट फॉर 40 डेज, अगर उन्होंने गिवन नहीं किया तो अभी भी इस तरीके से तो वो नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ईरान की भी जाहिर है, उन्होंने भी अपनी बात मनवाने के लिए कुछ 2-3 चीजें रख दिया कि जो अमेरिका पहले माहौल पैदा करे, नाकाबंदी बंद करे, उसको खोले, और इस तरह की थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए, ताकि अमेरिका जो है ना वो साथ धमकियां भी देता है, साथ मुज़ाकरात की बात भी करता है। बट ओवरऑल इस पूरी सिचुएशन में मैं अभी भी होपफुल हूँ कि डिप्लोमेसी को रास्ता मिलेगा। उसकी बहुत सारी रीजन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। सिर्फ अमेरिका के बस की बात नहीं है। अमेरिका जितना आज दुनिया में तनहा है, इतना कभी भी तनहाई से पहले नहीं था, बावजूद इसके कि दुनिया की सबसे बड़ी फौजी कुव्वत है। कॉस्ट ऑफ वॉर होती है इस जंग की, बहुत हैवी कीमत उनको इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल। बाबर साहब, टू बी वेरी फ्रैंक, और इसको हम अगर प्रैक्टिकली देखें तो अमेरिका ने बमबारी बंद करके, और आप जिस कॉस्ट की बात करें वो कॉस्ट वो बहुत नीचे ले आया सिर्फ बहरी नाकाबंदी की सूरत में। लेकिन ईरान का नुकसान जो है बढ़ता चला जा रहा है अगर उसके तेल की फरोख्त नहीं होती। लिहाजा दोनों को सोचना पड़ेगा इस पर, अमेरिकी सदर को भी सोचना पड़ेगा और ईरान को भी सोचना पड़ेगा कि वो जिस पूरी दुनिया को जिस मुश्किल में डाले में है वो इसको उसमें से निकालें। दोनों को सोचना पड़ेगा। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, दोनों को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल आपने ठीक बात की, ग्राउंड रियलिटी को देखना पड़ेगा। अमेरिका के अपने मसाइल, अमेरिका इस तरीके से जंग नहीं जीत सकता। और ईरान की रेजिलियंस सब कुछ तो नहीं होती ना। अगर आपके मुल्क की मैशत आगे दगरगू है और मजीद नाकाबंदी के बाद आप बिल्कुल ही अपने घुटनों पे आ जाए, घुटनों पे तो पहले ही वो थे, तो इस तरीके से नेशन नहीं रह सकती। ईरानी कौम का भी हक है कि तरक्की के समरात देखे आगे बढ़े। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको भी लचक शो करनी पड़ेगी, अमेरिका को भी लचक शो करनी पड़ेगी। लचक के बगैर मुज़ाकरात नहीं होते, मुज़ाकरात के बगैर अमन मुआहिदा नहीं हो सकता, और जाहिर अमन मुआहिदे के बगैर अमन नहीं हो सकता। मीडिएटर ने अपना काम कर दिया, अभी आगे तो इन्होंने बात करनी है ना। वो लचक शो करने का मतलब ये कतई नहीं होता कि आपने अपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया अपने प्रिंसिपल्स पे। लचक मीन्स बातचीत तो करे, आगे बैठे तो सही, शर्तें मत लगाएं। जिस तरीके से आपने फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक से बैठे थे, अभी भी बैठे, डिस्कस करें, कोई ना कोई हल निकलेगा। हर चीज के ऊपर ऑप्शन मौजूद है नजम साहब, हर चीज के ऊपर ऑप्शन मौजूद है। ईरान की जो इशूज है, तजावीज वो भी है, अमेरिका के भी हैं। दरमियानी रास्ता जब फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुआ तो दोनों फ्री कहने का कि ऑलमोस्ट सब चीज होगी थी, सिर्फ जोहरी प्रोग्राम के ऊपर आगे बात रुकी, तो वहीं से स्टार्ट करें ना। अमेरिका ने सिर्फ नाकाबंदी करके थोड़ा मामला खराब किया। नाकाबंदी आपको पता है एक्ट ऑफ वॉर होता है, ये नहीं हो सकता कि आप नाकाबंदी से पहले ईरान ने भी कर रखी थी, और खलीजी ममालिक जो हैं हमें उनका भी, हमारा उनसे भी एक खास तल्लुक है, और हमारे उनसे भी मफादात हैं, हमारा उनसे भी तल्लुक है, दोस्ती भी है। ईरान ने इससे पहले नाकाबंदी की, उसके बाद जब अमेरिका ने की तो सोने पे सुहागा हो गया। मेरा ख्याल है कि हमें बड़ा बैलेंस रह के सूरत हाल को देखना है, उस पर बात करनी है। दोनों को नाकाबंदी ख़त्म करना पड़ेगी, और ईरान ने जब ख़त्म की उसके बाद अमेरिका ने कर दी। उससे जो ज़्यादती पूरी दुनिया के साथ हो रही है, मैं जासिम साहब से कहूँगा उस पर कमेंट करें, क्योंकि आज ख़ासतौर पे जासिम साहब सूरत हाल ये है कि ऑयल की कीमत अगर $117 फी बैरल पे चली गई है, और वर्ल्ड बैंक हमें आगे खबरदार कर रहा है, और हम पहले ही पाकिस्तानी जो हैं वो इस वजह से मुश्किलात का शिकार हैं कि पेट्रोल पहले से कहीं ज़्यादा महंगा हो चुका, हर चीज़ महंगाई जो है उसमें इजाफा हो रहा है। इसी की बुनियाद के ऊपर स्टेट बैंक ने शरह सूद में इजाफा कर दिया। पाकिस्तानी जो हैं उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत जो कोशिशें कर रही है उसके नतीजे में कुछ बेहतरी आए, कुछ रिलीफ मिले। लेकिन अगर दोनों तरफ से यही सिलसिला जारी रहता है, यही हटतरमी रहती है, तो सूरत हाल तो खराब होती हुई नजर आ रही है। जी नजम साहब, थैंक यू सो मच। पहले तो ये बड़ा ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना हम सबको कि ये जो जंग के असरात हैं दोनों मुल्कों के साथ साथ ये पूरी दुनिया पे हैं। कुछ 86
कंट्रीज से ज़्यादा हैं, जो इस वक्त 20 से 25% इन्फ्लेशन पिछले 2 माह में हो चुकी है जब से जंग शुरू हुई है। अब इसके साथ साथ जब आप ये देखते हैं कि इसके मुख्तलिफ बैंक के जो तज्ज़िये होते हैं, वर्ल्ड बैंक है, वॉल स्ट्रीट जर्नल अपना तज्ज़िया लिखता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक अपने हिसाब से बता रहा होता है कि जी अभी मौजूदा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड एनर्जी क्राइसिस की वजह से जो आलमी जीडीपी है उसके ऊपर क्या फ़र्क आएगा। तो जो प्रिडिक्शन ये कह रही है कि मौजूदा 3.3 था और अब बैंक्स ने ये कहना शुरू कह दिया कि वो 3.1 पे आएगा, और कुछ जगहों पे कुछ मुल्कों में 3.1 से भी नीचे जाके इवन 2.5 तक जाएगा, और कई जगहों पे ये उससे भी नीचे जाएगा। अब ये वो कौन सी कंट्रीज है और पाकिस्तान इसमें कैसे नेविगेट करता है, या पाकिस्तान अपनी अवाम के लिए या लोगों के लिए क्या एक मुश्किलात पॉसिबल हैं और हुकूमत उनके लिए क्या इक़दाम करती है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त IMF के बेल पैकेज में चल रहा है, एक्सटेंडेड फाइनेंसिंग फैसिलिटी, और उसके तहत वेरियस शराइत लगाई जाती हैं, जिन शराइत के ऊपर लेवीज हैं, सब्सिडाइज्ड सपोर्ट है, अगर कोई सर्टन पॉपुलेशन का जो सेगमेंट है या जो लोग गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे हैं उनको सपोर्ट करना है। इसी तरह और अपनी जो ब्लीडर्स होते हैं या जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं जिनके खर्चे ज़्यादा होते हैं, आमदन कम होती है, तो ये सारे जब अवामिल मिल के आते हैं तो ऐसी सिचुएशन में ऑयल की सप्लाई जो कि पाकिस्तान तकरीबन 80% गल्फ से ले रहा है वो डिस्टरप्ट हो रही होती है, और उसके ऊपर जो लेवीज हैं अगर वो ज़्यादा की जाती हैं तो अवाम को ये लगता है कि जी हुकूमत अपने खर्चे सारे के सारे लेवीज पे निकाल रही होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये तमाम डेवलपमेंट साइकिल आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर हम अपनी डिमांड एंड सप्लाई बिल्स, एक्सपोर्ट बिल्स, इंपोर्ट बिल्स, इन सब को बैलेंस ना करें तो ये हुकूमती पहिया चलना मुश्किल हो जाता है। जो सेहत की सहूलियात हैं, जो इलाज की, तालीम की, जो कंस्ट्रक्शन की चीज़ें हैं, वो सब के सब लोगों को आगे रोज़गार के मौके फराहम करने ये जर्नी भी तो जारी रखनी होती है। अब इस सिचुएशन में मौजूदा जो सूरत हाल है वो ये है कि हमारे पास 3 से 4 माह 5 माह के करीब करीब की जो सिचुएशंस है, अगर ये $117 डॉलर फी बैरल रहता है, या से अगर 120 125 भी रहता है, तो ये शरे सूद ज्यादा ऊपर, इसके ऊपर फिलहाल हम नहीं समझते कि वो जाएगी। हाँ, कुछ प्रिडिक्शंस ये कह रही हैं कि जी $190 फी बैरल तक ये अगले 3 माह में जा सकता है, अगर ये जो रास्ता है ये हमारा होर्मुज का, ये दोनों मुल्क अमेरिका और ईरान अगर इसे ओपन नहीं करते, और फिर उसकी अगर वो इसे आज भी खोल देते हैं तो अगले 3 से 4 माह जो सप्लाई चेन का डेफिसिट है वो रहेगा, इसलिए कि बहुत सारी जगहों पे बैकलॉग चल रहा है। शिपिंग के भी अपने रूल्स होते हैं, एक प्रोसेस है जिसके तहत आपकी डिमांड एंड सप्लाई मैच की जाती है, कॉस्ट को बैलेंस किया जाता है। सो ये सारी चीजें अगले 5 से 6 माह इसके असरात रहेंगे, और ना सिर्फ पाकिस्तान पे रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया में रहेंगे। पाकिस्तान तो मैं ये समझता हूं कि स्टिल अभी तक जिस तरह बाकी मुल्क हैं जिन्होंने बहुत सारी जगहों पे अपनी जो शरे सूद है वो बहुत ज्यादा बढ़ाई है, और इवन इन्फ्लेशन जो है 35-36% बढ़ी है। नेपाल, श्रीलंका, फिलीपीन, बहुत सारे मुल्क हैं, सिवाय उन मुल्कों के जिनकी एनर्जी रिलायंस जो थी वो सोलर पे या अदर जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं उनके ऊपर थी, तो वो मुल्क, उनमें चाइना सर फहरिस्त है जिसने बेहतर जरा रेजिलियंस दिखाई है इन टर्म ऑफ ये शॉक को ऑब्जर्व करने में। तो नजम साहब, एक बड़ी इमर्जिंग सिचुएशन है, और ये ना सिर्फ हुकूमती सतह पे बल्कि मुझे तो ये लगता है कि इसमें हर शख्स, हर इदारा और हर बिजनेसमैन सब ने मिल के सपोर्ट करना होगा। जो हुकूमती इकदामात हैं वो तो आप सब वाकिफ ही हैं कि 50-60% से ज़्यादा की जो खर्चे हैं हुकूमत के वो उन्होंने तमाम महकमों को, तमाम वजारतों को ये कह दिए, और अभी उसके ऊपर अभी पिछले कई हफ्तों से बड़ा संजीदगी से और सख्ती से उस पर अमल दरामद जारी है। इसके साथ साथ जो सब्सिडीज एंड लेवीज हैं वो उनको भी बहुत हद तक कंट्रोल किया जा रहा है,
लेकिन अगर ये सिचुएशन रहती है तो ये बड़ा इनएविटेबल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, इकोनॉमिक पे या चलने के लिए, कि मजीद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएं, और वो फिर ज़ाहिर है कीमतें बढ़ती हैं तो उसका असर कमोडिटीज पे भी जाता है, इन्फ्लेशन ओवरऑल बढ़ती है, रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो जाती हैं। हमें एक ही बात करनी है डॉक्टर जासिम के ये जो जंग है, चाहे वो बमबारी की सूरत में, गर्म जंग की सूरत में थी, या वो एक नाकाबंदी की सूरत में इस वक्त एक मौशी जंग की सूरत में मौजूद है, उन दोनों का खात्मा होना चाहिए, इसको किसी ना किसी तरफ जाना चाहिए। अभी डॉक्टर हसन फारूक साहब, अभी आप कह रहे थे कि आलमी ताकतों को भी इसमें किरदार अदा करना चाहिए। मैं आपकी बात से मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। और मैं ये देख रहा था कि जहाँ हमारे वज़ीर ख़ारजा जो इसहाक डार, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वो बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से जो उनकी आज गुफ्तगू हुई, और उसके साथ साथ सऊदी सफ़ीर ने जिस तरह उनके साथ आज नवाफ बिन सईद ने मुलाकात की, उसमें भी उन्होंने इन्हीं मामलात को डिस्कस किया, इन्हीं मामलात को उठाया। अब मसला ये है कि अगर रूस और बाकी ममालिक जो हैं वो इसके हल की तरफ आएँ, बजाय ये कि वो किसी एक फ़रीक को हल्ला शेरी दें, एक फ़रीक को ये कहें कि तुम डटे रहो और जंग को बढ़ाने की कोशिश की जाए, और तो इसमें जो है नुकसान होगा, तमाम मुल्कों का नुकसान होगा। मेरा ख्याल है आलमी कुव्वतों को जंग के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? जी, आपने बड़ा यानी खूबसूरत जो है ना मौजू की तरफ इशारा किया है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर आप दुनिया को जियोग्राफिकली या जियो स्ट्रेटेजिकली देखें तो ग्लोबल साउथ एक फिनोमेना पिछले कुछ अरसे से बड़ा जो है ना बड़ा यानी रैपिडली राइज हो रहा था, जिसमें कोई 134 के करीब कंट्रीज हैं, जिसमें चाइना भी शामिल है, जिसमें जो है ब्राजील शामिल है, जिसमें साउथ अफ्रीका शामिल है, जिसमें इंडिया शामिल है, जिसमें सऊदी अरब शामिल है। ये वो सारे कंट्रीज हैं जिसको हम इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है या जो इंटरनेशनल जो जियो स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चर है, इसमें इनको हम कहते हैं सेकेंड टियर ऑफ द ग्रेट पावर्स, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, जो इस वक्त का जो मौजूदा जो ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स की एक सिंगल हैंडेड हेजमनी थी पूरे ग्लोबल सिस्टम के ऊपर, तो ग्लोबल हेजमॉन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जहां वो ग्लोबल सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होता है, वहां वो ग्लोबल सिस्टम का सबसे बड़ा गारंटर भी होता है। तो मैं यह जाती तौर पे ये समझता हूं कि ग्लोबल एनर्जी लेंस या सप्लाई लेंस या ग्लोबल लेंस ऑफ कम्युनिकेशन को सिक्योर रखना और उनको फ्री रखना और उनको एक्सेसिबल रखना, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत सिग्निफिकेंट रोल रहा है और अभी भी है। बट एट द सेम टाइम जो दूसरी ग्रेट पावर्स है, आई मीन चाइना है, रशिया है, उनको जो है ना इस सिचुएशन को डिफ्यूज करना होगा। और तीसरे नंबर पे जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, उनको दोनों पार्टीज को प्रेशराइज करना होगा कि भाई टेबल टॉक पे आए। जिस तरह के मुझसे पहले डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो अगर 190 तक पहुंचती, आप देखें कि पाकिस्तान में 117 के ऊपर ये ऑयल प्राइसेस जो है वो 400 को टच कर रही हैं। तो 190 तक पहुंचने में के लिए अगर उसमें 70-80% इजाफा होता है, तो इट मींस कि पाकिस्तान में इस चीज का चांस है कि हमारे यहाँ ऑयल प्राइसेस 500 और 600 को क्रॉस कर जाएंगी। क्या हमारी इकोनॉमी ये अफोर्ड कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इसके साथ जो दूसरे ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, सबका तकरीबन सेम हाल है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छी कंडीशन में है। साउथ का मतलब ही ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो उन सबके ऊपर भी बहुत बड़ा उनकी इकोनॉमी पे प्रेशर आएगा। दुनिया में सिर्फ ऑयल प्राइस नहीं है, देखिए टूरिज्म पे बहुत बड़ा वो आया है। सर्विसेज सेक्टर जो दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी इंडस्ट्री समझी जाती है, उसका कितना बड़ा लॉस हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। आप देख लें कि मिडिल ईस्ट जो था, या स्पेशली जो यूएई है, ये रीजनल इकोनॉमिक हब था, रादर ग्लोबल इकोनॉमिक हब था। आज वहां पे देखें एमिरेट्स की जो फ्लाइट्स हैं या कतर एयरवेज हैं या जो दूसरी जितनी भी वो है, तो एक जो ट्रैवलिंग है उसके ऊपर बहुत बड़ा वो है, जो सप्लाई और डिमांड है उसके ऊपर बड़ा प्रेशर है। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम कंट्रीज हो, स्पेशली जो ग्रेट पावर्स हैं, ठीक है ना, उनका ये फर्ज बनता है कि वो सामने आए, नेगोशिएशन करें और टेबल टॉक पे मजबूर करें और किसी न किसी कंसेंसस की तरफ लेके जाएं। दोनों पार्टीज जो हैं, मिसाल के तौर पर ईरान हो या यूनाइटेड स्टेट्स हो, दोनों के एलाइज हैं।
जहां यूरोप है वो प्रेशराइज कर सकता है अमेरिका को, जो वो है जो क्या कहते हैं अटलांटिक कंट्रीज हैं, अक्रॉस द अटलांटिक जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स को प्रेशराइज कर सकते हैं। देखिए ये यूनाइटेड स्टेट्स ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब जब से आए उन्होंने कनाडा को भी धमकियां दी, उन्होंने कोई उसको बादर नहीं किया, रादर उन्होंने बिफिटिंग रिस्पांस किया आगे से। फ्रांस को उन्होंने किया, जर्मनी को किया, दे ऑल जो है ना दे कन्फ्रंटेड द अमेरिकन थ्रेट्स। अब ये वक्त आता है कि जो पूरी दुनिया की जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है इसको कोलैप्स करने की जिम्मेदारी तमाम कंट्रीज की बनती है। देखिए जो लीडरशिप होती है इस सिस्टम को अगर उन्होंने अपने लोगों को, अपने शहरियों को रिलीफ देना है, आगे लेकर चलना है, और आप डॉक्टर हसन बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि ओमान में जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो अमेरिका को इस दौरान हमला करना ही नहीं चाहिए था। पाकिस्तान ने इसकी बाकायदा तौर पर मजम्मत की थी, इसकी मुखालफत की थी इस हमले की, लेकिन उसके बाद मुज़ाकरात के अमल में जो किरदार अदा किया पाकिस्तान ने, और उसमें ईरान का ना आना जो था वो भी एक बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप समझा जा सकता है कि एक मुआहदे से पीछे हम रह गए जो हम कामयाबी हासिल कर सकते थे। अब ब्रिगेडियर अलाउद्दीन साहब, बाबर अलाउद्दीन साहब, ये जो सूरत हाल बनी हुई है, जंग ने जो एक नई सूरत इख्तियार की हुई है, इससे पहले तो सिर्फ जो तबाही और बर्बादी थी वो ईरान की हद तक थी, लेकिन ये मुआशी जंग की सूरत में ये तबाही और बर्बादी जो है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैल रही है। अभी जिस तरह फरमा रहे थे डॉक्टर जासिम कि अगर पेट्रोल और इस तरह जो खाम तेल की कीमत है $190 फी बैरल तक जाती है तो ये तो तबाही मच जाएगी और ये पूरी दुनिया को असरात देखना पड़ेंगे इसके। जी, इसीलिए मैं कह रहा था इस सिचुएशन ऐसे नहीं चल सकती। देखें, ये दुनिया के कोने में लगी हुई जंग नहीं है कि यूक्रेन अमेरिका, यूक्रेन रूस की जंग हो रही है, जो दुनिया के किसी कॉर्नर में जंग हो रही है, दो मुल्क लगे हुए हैं और किसी दूसरे को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डजंट बॉदर। ये दुनिया का एक इकोनॉमिक हब है, इतना इंपॉर्टेंट इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इस पूरे रीजन की, कि यहाँ की जंग जो है वो पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रही है। ऐसे नहीं हो सकता कि $190-200 फी बैरल पेट्रोल हो जाए और दुनिया आराम से हाथ पे हाथ रख के बैठी रहे। ये पता अमेरिका को भी है, ये पता ईरान को भी है, इसलिए आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। ये सिचुएशन बहुत देर तक नहीं चल सकती। इस वक्त इस तरीके से सिचुएशन चलेगी फिर कुछ नेचुरल तरीके से भी उसके रिएक्शन आते हैं, वो ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। उसमें वो मुल्क जो कि अभी तक जंग में शामिल नहीं थे फिर वो भी कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो जाते हैं, उससे ज्यादा खतरा बढ़ता है। दैट इज द रीजन कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन दोनों को मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए। ईरान को पहले आपने रोमस को बंद नहीं करना चाहिए था जब आपने सीज फायर पे एग्री किया, और आपको मुज़ाकरात में आना चाहिए था। हमारे आर्मी चीफ 3 दिन जाके ईरान में ठहरे और उनसे बहुत सारे लोगों से मिले, उनकी मिलिट्री लीडरशिप से, पॉलिटिकल से, रिलीजियस से मिले और यही उनको समझाने की कोशिश की, और उनके होते हुए आपने हुर्मुज़ उन्होंने खोल दी। उसके बाद मुज़ाकरात के जो सेकंड राउंड था उसमें बिल्कुल आना चाहिए था। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। इतना हमने इनके लिए किया, अभी भी कर रहे हैं, और हमने अपना बहुत कुछ स्टेक पे लगाया हुआ है। हमारा पूरा अमूर मुमलिकत हमारा काफी दिन तक अफेक्ट रहा है। आए बीच में बात करें, क्योंकि अगर आप खुद बात नहीं करेंगे तो फिर कुछ सर्कमस्टांशियल फिर चीजें होना शुरू हो जाती हैं, उसमें किसी का कंट्रोल नहीं होता। ये तो हो ही नहीं ना जी सकता किसी तरीके से के तेल बढ़ता जाए और फूड सिक्योरिटी के इशू क्रिएट हो जाए, इसी तरीके से आपकी स्टॉक मार्केट जो है बाबर अलाउद्दीन साहब, एक तीसरा फरीक भी है, हम वो नज़रअंदाज हो रहा है। अगरचे अमेरिका जो है उनके साथ अलाई है, मैं खलीजी ममालिक की बात कर रहा हूँ, उनकी ट्रेड भी इस वक्त बुरी तरह मुतासर हुई है। यूएई की सूरत हाल वो जिस गुस्से में है, कतर की बात कर लें, कुवैत की बात कर लें, और अपना बहरीन की बात कर लें, ये तमाम ममालिक जो हैं इस वक्त ख़ासतौर पे सऊदी अरब, इस पाकिस्तान ने जिस तरह उन सबको रोका हुआ कि वो जंग में ना कूदें, लेकिन उनके भी तो मुआशी जो मसाइल हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। आप देखिए कि यूएई को या दुबई की जो एक सिचुएशन बनी हुई है वो भी एक तशवीशनाक है, उसका रिजल्ट भी आ सकता है। उसका रिजल्ट आ सकता है। कल यूएई का डिसीजन जो था ओपेक से निकलने का, उसके बड़े नेगेटिव इफेक्ट आ सकते हैं। यूएई एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ओपेक जो है ना वो ज़ाहिर है तेल की कीमतों का और तरसील का वो ओवरऑल उसको मॉनिटर करती है। उससे इस तरीके से निकल जाना और उसके बाद अपना तयन खुद करना, उससे भी इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में बहुत हद तक डिस्टर्बेंस हो सकती है। और यूएई में आपने जैसे फरमाया वहां पर तो बहुत सारे इश्यूज तो उनके
खास तौर पे जो कि यूएई में तो इतनी बड़ी हैवी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, वहां पर तो बहुत बड़ी तादाद में गैर मुल्की रहते हैं। और दुबई के जो हालात हैं, एविएशन इंडस्ट्री के जो हालात हैं, देखें ट्रेवलिंग बहुत मुश्किल हो गई हुई है। दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस जहाँ अपने जहाज उन्होंने कम कर दिए, फ्लाइट्स कम कर दी हैं, तो ये कैसे चलेगा साहब? ऐसे नहीं चल सकता। हमें नहीं कोई रिसेंट पास में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ऐसी मिसाल मिलेगी कि जिसमें किसी एक जंग की वजह से, और जंग जाहिर रुकी हुई भी है और इस तरफ ये चल पड़े हैं, उससे दुनिया इतने बुरे तरीके से इफेक्ट हो गई है। अगर इसमें 85 to 90 कंट्रीज डायरेक्ट इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये दुनिया के वो ममालिक है जिनको हम तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं। इसमें यूरोप का बहुत बड़ा एक हिस्सा शामिल है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जब अभी चीन जाएंगे, चीन के पिछले तो तारीफ भी कर रहे थे, तो चीन क्या इस सूरत हाल में जाएंगे कि आपने हुर्मुज़ को ब्लॉक करके दुनिया की मैशत को आपने जकड़ दिया है और चीन जाएंगे? उनको जाहिर है चाइना जब जाएंगे इस हालात में, तो फिर वहां पर जाते जाके और उन्होंने क्या बात करनी है? फिर तो 2-3 दिन जो रहेंगे यही बात होती रहेगी, तो वो कभी भी नहीं जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ दोनों कंट्रीज को चाहिए कि अपनी अपनी ईगो से थोड़ा पीछे हटे, बातचीत करें, मसले का हल निकालें। हल मौजूद है, ऑप्शन मौजूद है, लेकिन शर्तों के साथ मुज़ाकरात नहीं। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो फिर अभी तो लोग आपको कह रहे हैं कि आप बातचीत करें, मीडिएशन पाकिस्तान कर रहा है, फिर जब हर किसी को अपनी अपनी पड़ जाएगी तो ये तो बहुत ऐसी डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिसका शायद हमारे जेहन में तसव्वुर भी इस वक्त नहीं होगा। आज हम ये बात जो कर रहे हैं, तो वॉर एक और चीज होती है। देखिए, जंगों में जाने के लिए किसी अक्ल दानिश की जरूरत नहीं होती। जंगों से निकलने के लिए, जंगों से बचने के लिए आपको बसीरत की, अक्ल दानिश की जरूरत होती है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब भी इस वक्त उससे बहुत दूर नजर आते हैं, और ईरान के अंदर भी कुछ ऐसे एलिमेंट हैं। दोनों को अपने ये रवैये बदल के मुज़ाकरात की तरफ आना पड़ेगा। फेस सेविंग दोनों को मिल जाएगी, दोनों को फेस सेविंग चाहिए। लेकिन अगर ये सूरत हाल जिस वक्त जिस तरह के आज जो सूरत हाल सामने आई, जिस तरह एक प्रेसिडेंट ट्रंप का हमें एक इरादा नजर आया कि वो अपने जंगी अखराजात को कम करने जा रहे हैं, वो बमबारी नहीं कर रहे, वो असला और बारूद और मिसाइलों के ऊपर और जहाज़ों के ऊपर वो खर्च नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने एक जंग जो है उसको एक नाकाबंदी की सूरत में आगे बढ़ाने का फैसला किया है। तो फिर ऐसी सूरत में दुनिया का माशी नक्शा जो है, डॉक्टर जासिम, आपको क्या नज़र आ रहा है कि खुदा न खास्ता जिस तरह नज़र आ रहा है कि ईरान भी कोई जल्दी जाहिर नहीं कर रहा मुज़ाकरात के लिए, वो शराइत के बाद जो है आज भी जो चीज़ आई है कि हमें अपने ही सुप्रीम लीडर से जो है मुशावरत के लिए कुछ दिन चाहिए। अगर ये चीज़ बढ़ती है और ये हफ्तों और महीनों पे जाती है, तो दुनिया की मईशत किस तरफ जाएगी, क्या होगा? जी, थोड़ा सा ईरान के बैकग्राउंड को स्टडी अगर किया जाए तो देखें, सैंक्शंस जो हैं ईरान पे वो आज की नहीं है, कई सालों की हैं। और इन तमाम सैंक्शन के बावजूद ईरान की जो मईशत है वो सस्टेन हुई, और उसने अपना ह्यूमन कैपिटल बिल्ड किया सर्विस इंडस्ट्री में, ऑयल में और बाकी चीज़ों में भी। अच्छा, इसी तरह डॉक्टर साहब इस वक्त एक मैं माजरत चाहता हूँ कथा कलामी के लिए, एक फ़र्क आया कि सैंक्शंस के बावजूद वो इंडिया को तेल बेचते रहे, वो चीन को तेल बेचते रहे, वो तुर्की को, शाम को तेल बेचते रहे, लेकिन अब ये सूरत हाल जो है, जो ऊपर से नाकाबंदी हुई है, ये एक मुख्तलिफ सूरत हाल है अब ईरान के लिए। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उन्होंने इस सैंक्शन के बावजूद अपनी इकोनॉमिक पहिए को जारी रखा, लेकिन अब जब सिचुएशन यूएस ने चेंज की, अपनी एक नाकाबंदी करके आगे हुर्मुज़ को बंद करके, तो देखिए ग्लोबल पावर बैलेंस जो है वो जैसे ही ट्रंप 2.0 आया, टैरिफ वॉर स्टार्ट हुई, मुख्तलिफ ऐसे एक्शंस जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने किए, जिससे दुनिया ने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया। मसलन यूएन में से 20% अपनी उसकी फाइनेंसिंग को कट करना, और ऐसे बहुत से इकदाम है, अगर हम उनकी डिटेल में जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा, कि जिससे दुनिया का जो पावर बैलेंस है या इकोनॉमिक बैलेंस है वो ऑलरेडी शिफ्ट की तरफ आ रहा है। आपने देखा होगा पहले, इससे पहले हमने कभी भी यूरोपियन यूनियन को या इवन जो हमारे रशियन चाइनीज हैं उनको अमेरिकन बड़ी ऐसी पॉलिसीज के ऊपर इतना स्टांस लेते हुए हमने नहीं देखा। अब इस दफा वेरी क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो पावर बैलेंस है ये शिफ्ट होके अब तमाम कंट्रीज अपने अपने स्ट्रेटेजिक मफाद को सामने रखते हुए अपने अपने हिसाब से सोच रही हैं। इवन बहुत सारी कंट्रीज यूएस डॉलर को ट्रेड के लिए भी
अब ख़त्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो अपनी करेंसी में, रशिया अपने हिसाब से, चाइना जो है वो अपनी करेंसी में ट्रेड करने के लिए, और यूरोप जो है वो अपनी मुख्तलिफ करेंसीज में ट्रेड करने के प्लान पे है। तो ऐसी सिचुएशन में तो डेफिनेटली आपका ग्लोबल पावर बैलेंस शिफ्ट होता है, और जो अमेरिका हमेशा से एक सुपर पावर समझा जाता था, अब आई थिंक वो सिचुएशन उतनी नहीं रही। इकोनॉमिक बैलेंस ऑलरेडी शिफ्ट हो रहा है, और बेसिकली अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखा जाए तो एक तो माइक्रो एंगल है ना कि करंटली अपनी यूरेनियम की एनरिचमेंट जो है ईरान ना करे या जोहरी हथियार ना बनाए बाय द फेस ऑफ इट। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो चाइना की इकोनॉमिक राइवलरी विद द यूएस तो एक नोन फैक्ट है, रशिया के साथ एक नोन फैक्ट है। इन सारे फैक्ट्स की वजह से इकोनॉमिक बैलेंस शिफ्ट हो रहा है, हो चुका है। और मैं अपने जो कुलीग से सेकंड करूंगा कि जो ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट है वो ऑटोमेटिकली इमर्ज होगा, और यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो ऑटोमेटिकली एक ग्लोबल पोलराइजेशन को चेंज करेंगे, और अब मल्टीपोलर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नजर आएगी आइंदा चंद सालों में, क्योंकि जो हिकमत अमली तमाम कंट्रीज अडॉप्ट करेंगे समेत पाकिस्तान के, वो थोड़ा सा एक सिंगल सोर्स एनर्जी रिलायंस के ऊपर नहीं होगी, बल्कि मल्टी स्ट्रेटेजिक, मल्टी सोर्स अपनी सस्टेनेबिलिटी और रिजिलियंस के हिसाब से डिजाइन की जाएगी। तो देखें, हम तो ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान ने इस सिचुएशन में कैपिटलाइज कैसे करना है। एक तो डिप्लोमेटिक फ्रंट था जिस पे आप बात कर चुके, दूसरा है इकोनॉमिक फ्रंट। इकोनॉमिक फ्रंट पे हम देख रहे हैं कि हमारे जो बहुत सारी पोर्ट्स हैं जो अभी रिसेंटली हमने देखा उनकी यूटिलाइजेशन बढ़ गई है, और आइंदा आते हुए अगर यही सिचुएशन रही तो बहुत सारी कंट्रीज पाकिस्तान की पोर्ट्स को यूज करने के लिए, अपने ट्रेड पर्पसेस के लिए या अदर पर्पसेस के लिए वो ज्यादा अपनी रिलायंस करेंगी। तो इंशाल्लाह गुड टाइम टू कम जी। ये फायदे डॉक्टर जासिम, फायदे आ रहे हैं, इससे इनकार नहीं है कि हमें फायदे मिल रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले में जो नुकसानात हो रहे हैं वो भी अपनी जगह पर बड़े ज़्यादा अहम है। आखिर में थोड़ा सा वक्त है, मैं एक राउंड करना चाह रहा हूँ, और सबसे पहले मैं जो चीज़ डॉक्टर हसन आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त दो बड़े मसले हैं। आपने हुर्मस को तो हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया, लेकिन अगर हम बतौर तजियाकार मैं आपसे रहनुमाई चाहूँ कि ये जो यूरेनियम की अफसूदगी का मामला है, जौहरी प्रोग्राम का मामला है, इस पर पैचअप के इम्कानात कितने नज़र आ रहे हैं आपको अमेरिका और ईरान में? देखें, जब तक मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि जब तक कोई इंटरनेशनल गारंटर, सिग्निफिकेंट गारंटर इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि जो ईरान है वो शायद इस चीज को गिव अप नहीं करेगा। द रीजन बिहाइंड इज कि देखिए मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे बड़ा 2015 में जो एक मुआहिदा हुआ था अमेरिकी हुकूमत के साथ, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप जब 2018 में आए, JCPOA की बात कर रहा हूँ, उससे वो बाहर निकल गए। उसमें बड़े बड़े गारंटर मौजूद थे, फिर वही ढाक के तीन पात वहीं पर बैठ गए हम जाके सारे के सारे। जी देखिए, उस वक्त इसीलिए तो जो है ना जवाद जरीफ ने कितनी एक्सटेंसिव उनके साथ निगोशिएशन की और वो डील फाइनल हुई। लेकिन इसका भी देखें तो इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आके उसको जो है ना डीरेल किया। और दूसरा ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर पीस का सबसे बड़ा डिसरप्टर जो है वो इजराइल है। तो इजराइल को अगर आप सामने रखें और ईरान से ये कहें कि उसको बिल्कुल ही मैंने जो है ना वो क्या कहते हैं ना, यानी उसका बिल्कुल ही उसको बेसरो सामान करके वो करना है, तो मेरा ख्याल है कि ईरानियंस को ये दिखाई दे रहा है कि अगर हम पीस डील करेंगे भी तो फिर भी उन्होंने छोड़ना नहीं है, उन्होंने मार देना है। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि जब तक कोई बड़ा गारंटर इस निगोशिएशन का और उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर साहब ये आपकी बात बड़ी अहम है कि जो इजराइल है वो बीच में एक बड़े प्लेयर के तौर पे और बड़े ख़तरनाक प्लेयर के तौर पर मौजूद है, और अगर वो बीच में इसी तरह मौजूद रहता है तो ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम से किस तरह दस्तबरदार हो सकता है। जौहरी प्रोग्राम की बात तो चल रही है, आगे मिसाइल प्रोग्राम भी है। ऐसे में कोई मुआहिदा, उसमें कोई मुश्किलात, ख़ासतौर पर इसराइल के ख़तरे को सामने रखते हुए बाबर अलाउद्दीन साहब क्या देखते हैं आप? जी नजम, असल में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम हो या ईरान का जौहरी प्रोग्राम हो, उससे असल खतरा इसराइल को है। अमेरिका को कोई खतरा नहीं है। अमेरिका वहां से हजारों किलोमीटर दूर है, उसकी रेंज में नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि जब पूरी दुनिया के लिए एक कानून या एक असूल या ज़ाब्ता है कि IAEA के मैंडेट के तहत आप इस हद तक यूरेनियम को एनरिच कर सकते हैं फॉर पीसफुल पर्पसेस, तो ईरान को उससे बाहर रखना तो वैसे इंतहाई नाइंसाफी की बात है। दूसरा, हर मुल्क को हक हासिल है कि वो कितनी रेंज के मिसाइल बनाए। वो 60% एनरिचमेंट का है, कोई 450 किलोग्राम जी जो है उसका है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि
वो 400 किलोग्राम में 60% जो है वो IAEA के ओवरऑल जो उनके असूल हैं, जो कवानीन है, उससे तो ज्यादा है, लेकिन 60% पे नजम जोहरी हथियार भी नहीं बनते। अगर नहीं कोई बनते। ऐसी बीच में एग्रीमेंट हो तो उसकी इनरिचमेंट को रिड्यूस भी किया जा सकता है। इसके ऊपर और इसमें भी ऑप्शन मौजूद है। एक ऑप्शन ये है कि आप उसको रिड्यूस कर दें, दूसरा ये है कि आप उसको IAEA की अम्ब्रेला के नीचे दें। लेकिन चूंकि खतरा और फिक्र और खौफ इतना है इसराइल को ईरान से कि वो चाहते हैं कि बिल्कुल ही इनको जोहरी इनकी सलाहियत होनी ही नहीं चाहिए। इन दैट केस कुछ अरसे के लिए परमानेंटली, जो बात एक बीच में ऑप्शन आई थी कि इस इनरिच यूरेनियम को किसी और जगह पर रख दिया जाए या ईरान के अंदर रख के IAEA के अंदर सर्विलेंस कर दिया ऐसा जाए, कोई ऑप्शन मुआहदा मौजूद होना है। चाहिए, हर बात मसले का होनी चाहिए। और हर बिल्कुल मसले आखिर में का एक सवाल नजम मेरा आने की जो है, जरूरत है। बिल्कुल आखिर में एक सवाल जो है डॉक्टर जासिम से है। डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि मुआहदा अभी भी हो जाए, आज हो जाए, हफ्ते बाद भी हो जाए, तो इसके बावजूद जो दुनिया भर की मईशतें हैं वो 3 से 4 माह तक सफ़र करेंगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ना, आपकी शिपिंग रूल्स, आपकी डिमांड, सप्लाई चेन मैकेनिज्म्स, आपकी एनर्जी कंजप्शन, ये सारा पैटर्न इस वक्त दुनिया का डिस्टर्ब हो चुका है। जो मेरीन सर्विसेज हैं वो इसको इतने, उसकी नंबर ऑफ ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि जो ये क्लियरली कह रही हैं कि जिस तरीके से सिचुएशन अभी डिस्टर्ब हो चुकी है, अगर बहुत ही एफिशिएंट डिलीवरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किया जाए, डिमांड सप्लाई बैलेंस की जाए, प्रीवियस बैकलॉग्स को सॉल्व किया जाए, तब भी 3 माह लगेंगे। तो लेकिन 5 माह एक ऐसी एवरेज फिगर नजर आ रही है कि जो पाकिस्तान फेस कर सकता है ऐसी सिचुएशन में। तो ये ऑस्टेरिटी मेजर्स, ये जो थोड़ा बहुत हमें इन्फ्लेशन का सामना करना ये बड़े पड़ेगा, स्टेप्स लिए हैं, बड़े स्टेप्स लिए हैं, और आने वाले दिन जो है मुश्किल तो ज़रूर हैं, लेकिन पाकिस्तान इसके लिए कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब ज्वाइन कर दिए, डॉक्टर हसन फारूक मशवानी साहब और डॉक्टर जासिम अनवर साहब। मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, बड़ी अहम रहनुमाई की। और नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ आपसे एक बात कहनी है। इस वक्त बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि जनाब पेट्रोल महंगा है, हमें मुश्किलात का सामना है। तो सबसे पहले हुकूमत ने, वफाकी वज़रा ने अपनी तनख्वाहें जो थी वो सरेंडर की थी, सरकारी महकमों की जो गाड़ियाँ थीं वो रोकी गई थी, कोई 40 से 60% तक जो था पेट्रोल का इस्तेमाल वो कम कर दिया गया था, और भी बहुत सारे ऑस्टेरिटी के मेजर्स जो थे वो लिए गए थे। लिहाजा हुकूमत अपनी जगह पर कुर्बानियाँ दे रही है, अवाम ने भी साथ चलना है। और इस वक्त आने वाले दिनों में आप सबसे एक ही मेरी गुजारिश है कि आप सब दुआ करें, दिल की गहराइयों से दुआ करें कि ये जंग ख़त्म हो जाए, किसी भी सूरत में हो, ये गर्म जंग हो या सर्द जंग हो, ताकि हम पर जो मुश्किल है, जो मुसीबतें हैं, जो पेट्रोल की कीमतें ऊपर मुसलसल इस वक्त जा रही हैं, वो कंट्रोल में आ सकें। हमारा सबसे बड़ा मसला इस वक्त यही है और हम इसको हल करने के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह हाफिज़।